खूंटी जिले में 14 वर्षीय लड़की ने 16 वर्षीय लड़के के साथ लिव इन परंपरा ढुकू के तहत रहते हुए एक बच्ची को जन्म दिया। घटना केओरा पंचायत के गांव की है, जहां दोनों परिवारों की सहमति से ये संबंध बना। गर्भवती लड़की को मुरहू CHC से रेफर कर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने समय से पहले डिलीवरी की। लड़की स्कूल छोड़ चुकी है और लड़का मां के साथ रहता है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने 86 पंचायतों में जागरूकता अभियान तेज करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण के दुष्परिणामों पर शिक्षा और जागरूकता ही इसका समाधान है। झारखंड कैबिनेट ने पलामू टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र और मंडल डैम डूब क्षेत्र के 7 गांवों के 780 परिवारों को स्थानांतरित करने का फैसला लिया। प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए और 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के 575.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। बैठक में मंडल डैम परियोजना को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा 5 जिलों में NDPS थाने खोलने का निर्णय हुआ, ताकि अफीम की खेती पर नियंत्रण पाया जा सके। केंद्रीय कैबिनेट ने साहिबगंज बेतिया NH 139 को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी है। 79 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण पर 3,822 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 24 महीनों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही तिलैया बख्तियारपुर रेलखंड का दोहरीकरण भी स्वीकृत किया गया। 104 किलोमीटर लंबे इस रूट पर अभी सिंगल लाइन है, जिससे यात्रा में बाधा आती थी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर झारखंड से पटना, राजगीर, बोधगया और नालंदा तक कनेक्टिविटी और तेज हो जाएगी। पिछले हफ्ते टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक नन और 19 आदिवासी बच्चों से धर्मांतरण व मानव तस्करी के शक में पूछताछ की। आरोप है कि GRP ने भी 5 घंटे तक पूछताछ की, हालांकि किसी तरह का सबूत नहीं मिला। JSMC ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की है और अधिकारियों से जवाब मांगा है। आयोग के उपाध्यक्ष प्रणेश सोलोमन ने कहा कि अल्पसंख्यकों को परेशान करना गंभीर मामला है। पुलिस ने कहा कि फिलहाल धर्मांतरण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह पुलिस और JJMP नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सब जोनल कमांडर लालू लोहरा समेत 3 उग्रवादी ढेर हो गए। IG ऑपरेशन माइकल राज ने बताया कि घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए और सर्च अभियान जारी है। मृतकों की पहचान छोटू उरांव और सुजीत उरांव के रूप में भी हुई। गुमला SP ने पुष्टि की कि यह नक्सली क्षेत्र के कुख्यात उग्रवादी थे और इनके मारे जाने से संगठन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड का 5 लाख का इनामी नक्सली उमेश खेरवार उर्फ नगीना को UP ATS ने सोनभद्र से गिरफ्तार कर लिया। वह TSPC संगठन का सब जोनल कमांडर है और झारखंड में 25 से अधिक हमलों में शामिल रहा है। हाल ही में पलामू जिले में हुई मुठभेड़ में भी उसकी संलिप्तता थी। खुफिया एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर रही हैं। बताया गया कि वह फरारी के दौरान लखनऊ में भी शरण लिए हुए था। उसकी गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी राहत मिली है। देवघर में 11 अगस्त को हुई कथित फर्जी मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत पर अब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। आरोप है कि पुलिस ने सुनियोजित तरीके से मुठभेड़ का नाटक किया, जबकि पुलिस का दावा है कि हांसदा ने हथियार छीनकर गोली चलाई थी। भाजपा और अन्य विपक्षी दल लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद करेगा। रांची पुलिस ने दुर्गा पूजा में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खास ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस दौरान 1100 जवान और 50 अफसर तैनात होंगे। शहर में 1000 से ज्यादा ड्रॉप गेट और नो एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था पंडाल से थोड़ी दूरी पर की गई है। ट्रैफिक जवानों को छेड़खानी और छिनतई रोकने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सतर्कता बढ़ाई गई है। रेलवे मंत्रालय ने देश भर में इंजीनियरिंग युवाओं के लिए 2570 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जूनियर इंजीनियर, डीएमएस और सीएमएस समेत लेवल 6 ग्रेड की 35 कैटेगरी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे में 375 पद खाली हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और डिजाइन से जुड़े पद शामिल हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जल्द ही नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। नगर विकास विभाग और झारखंड हाउसिंग बोर्ड 8 शहरों में नई टाउनशिप बसाने जा रहा है। इनमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा और लोहरदगा शामिल हैं। हर टाउनशिप 100 से 500 एकड़ भूमि पर विकसित होगी और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सुविधाएं होंगी। इसमें चौड़ी सड़कें, पार्क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध होंगे। रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। कैबिनेट ने मंत्रियों के समूह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है, जो सारंडा की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का फील्ड स्टडी कर रिपोर्ट पेश करेगा। प्रस्तावित सेंचुरी 57,590 हेक्टेयर यानी लगभग 575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली होगी। बैठक में ये भी तय हुआ कि स्थानीय जनजातियों और आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने के बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने नए सचिवालय अनुदेश को मंजूरी दी, पंचम वित्त आयोग की रिपोर्ट पर सहमति जताई और राजस्व का 4% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को देने का निर्णय लिया। साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को स्वीकृति मिली। रांची, झारखंड में अवैध बालू कारोबार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3.02 करोड़ की 30 चल अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि अंकित ने अवैध खनन से करोड़ों कमाए और हजारीबाग जिले में कई जमीनें और 1 करोड़ मूल्य का मकान खरीदा। इनमें 13.24 एकड़ भूमि और कई आवासीय व कृषि योग्य प्लॉट शामिल हैं। ईडी का कहना है कि 2019 में खनन लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी उसने दामोदर, हाहारो और प्लांडू नदियों से बालू निकाला। जांच झारखंड पुलिस में दर्ज 16 केसों के आधार पर चल रही है, जिनमें जबरन वसूली और माओवादी संगठन झारखंड टाइगर ग्रुप का संचालन भी शामिल है। रांची, झारखंड सरकार ने राजधानी रांची को खेलों का नया केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करने का आदेश दिया। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि यहां के स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बनने से खिलाड़ियों को खेल विज्ञान, टेक्नोलॉजी और प्रबंधन में भी प्रशिक्षण मिलेगा। बैठक में खेल मंत्री सुदिव्य कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झारखंड की पहचान है और इसका उन्नयन राज्य को खेलों का हब बनाएगा। झारखंड की बेटी और मशहूर प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का सम्मान मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान शिल्पा और कल्पना ने साथ मिलकर एक गीत गाया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कल्पना सोरेन का गायन पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया, जिससे सभी हैरान रह गए। सीएम ने शिल्पा को बधाई देते हुए कहा कि ये झारखंड के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि राज्य की बेटियां बार बार राष्ट्रीय मंच पर नाम रोशन कर रही हैं। शिल्पा ने अपनी यात्रा और संघर्षों को साझा करते हुए कहा कि ये सम्मान उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। कोल इंडिया के कर्मियों के बोनस की राशि का फैसला गुरुवार को होने वाला है, लेकिन कर्मचारियों में उत्साह और इंतजार दोनों है।
कंपनी के नियम के अनुसार 312 दिन की उपस्थिति पर ही कर्मचारियों को पूरा बोनस मिलेगा। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की हाजिरी के आधार पर रकम तय होगी। जिनकी हाजिरी कम होगी उनका बोनस कटेगा। वहीं बर्खास्त या गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखा जाएगा। बोनस के भुगतान को लेकर श्रमिक संगठनों में भी हलचल है। इंटक और अन्य यूनियनों ने दावा किया कि श्रमिक हित की लड़ाई में उनकी जीत हुई है और बोनस को लेकर किसी प्रकार की साजिश सफल नहीं हो पाई। बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल ने प्रबंधन को पूरी तैयारी का निर्देश दे दिया है। गिरिडीह पचम्भा थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय चैताड़ी में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने त्वरित उद्भेदन कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। 17 सितंबर की रात अज्ञात चोरों ने विद्यालय का गेट तोड़कर 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 8 सीपीयू, 1 प्रिंटर, 2 स्टैंड फैन, टुल्लू पंप समेत लाखों की संपत्ति चुरा ली थी। प्रधानाध्यापक की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की। गुप्त सूचना और तकनीकी सहयोग से रब्बानी अंसारी उर्फ लड्डू, साबिर उर्फ छोटू और तनवीर को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने अपराध स्वीकार किया और उनकी निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद हुआ। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। रांची प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन प्रदान ने 19 से 24 सितंबर तक आईआईटी दिल्ली के 21 पीएचडी शोधार्थियों के लिए गुमला, खूंटी और बोकारो जिलों में ग्रामीण इमर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। छात्रों ने महिला स्व सहायता समूह यानी एसएचजी की कार्यशैली को नजदीक से देखा और महसूस किया कि ग्रामीण महिलाएं आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने साझा किया कि ये केवल तकनीक और ज्ञान का मेल नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास और प्रोफेशनल कनेक्ट का बेहतरीन उदाहरण है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को ग्रामीण समाज, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को समझने का मौका मिला। प्रदान और JSLPS के सहयोग से महिलाओं में आए बदलाव ने शोधार्थियों को गहराई से प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई। 104 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 2192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस रेलखंड की उन्नयन से राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोधगया जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजना पूरी होने पर माल ढुलाई की क्षमता भी सालाना 26 मिलियन टन बढ़ जाएगी। तिलैया स्टेशन और आसपास का क्षेत्र आर्थिक रूप से लाभान्वित होगा। झारखंड और बिहार के यात्रियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा और पर्यटक आसानी से इन धरोहर स्थलों तक आ जा सकेंगे। गुमला NH43 चौड़ीकरण और डायवर्जन को लेकर गुमला में आदिवासी समुदाय का आंदोलन तेज हो गया है। झारखंड लोक कल्याण मोर्चा JLKM के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में हजारों ग्रामीणों ने पदयात्रा कर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की सहमति और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसानों की बहुफसली जमीन ली जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि वे विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन उपजाऊ खेत छीनना स्वीकार नहीं करेंगे। आंदोलनकारी कार्यालय परिसर के सभी गेट बंद कर धरने पर बैठे हैं और प्रशासन से बातचीत की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में कई स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने कहा कि कॉम्प्लेक्स झारखंड की पहचान है और इसके उन्नयन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन होना चाहिए। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्टेडियमों में आधुनिक सुविधाएं और तकनीकी सुधार जल्द पूरे हों। खेल मंत्री सुदेव कुमार और वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने से खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, संसाधन और अवसर मिलेंगे। इससे राज्य खेलों का हब बनेगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी में मजबूती मिलेगी। गिरिडीह पुलिस प्रशासन ने जिले में मोबाइल गुमशुदगी और चोरी के मामलों को सुलझाते हुए 113 लोगों को उनके फोन वापस सौंपे। तकनीकी सेल ने लगातार लोकेशन ट्रेसिंग और डेटा जांच कर मोबाइल बरामद किए। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि आने वाले समय में
और लोगों को मोबाइल लौटाए जाएंगे। शिविर के दौरान लोगों से अपील की गई कि किसी भी गुमशुदगी या चोरी की घटना पर तुरंत थाना में शिकायत दर्ज कराएं ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। इस पहल से लोगों का भरोसा पुलिस पर और मजबूत हुआ। दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और उच्च न्यायालय के सभी कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन 25 सितंबर से भुगतान किया जाएगा। ये कदम झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 के तहत लिया गया। सरकार का उद्देश्य है कि त्योहारी सीजन में किसी कर्मचारी को आर्थिक कठिनाई न हो। हजारों कर्मचारियों को इस फैसले से समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए रणनीति तय कर दी है। कांग्रेस ने प्रदेश कमेटी और जिला कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वे पूरी ताकत से JMM उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करें। AICC प्रभारी के राजू ने कहा कि ये चुनाव महागठबंधन की एकता का प्रतीक है। कांग्रेस वोट पूरी तरह JMM को ट्रांसफर होंगे और गठबंधन उम्मीदवार को जीत दिलाई जाएगी। इससे झारखंड की सत्तारूढ़ गठबंधन की मजबूती का संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिले के 88,606 महिलाओं को सितंबर माह की सम्मान राशि प्रदान की गई। प्रत्येक लाभुक को 2,500 रुपए की दर से कुल 22,15,15,000 रुपए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। जिला प्रशासन ने बताया कि दुर्गा पूजा से पहले राशि पहुंचा दी गई है। भौतिक सत्यापन का कार्य जारी है और लाभुक पंचायत सेवक या प्रखंड कार्यालय से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। गिरिडीह मुफस्सल थाना क्षेत्र के COD में बैंक ऑफ इंडिया के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जमुआ प्रखंड निवासी प्रतियोगी छात्र त्रिदेव कुमार ट्रक की चपेट में आकर मौके पर ही मौत का शिकार हो गए। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। त्रिदेव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और रेलवे ALP परीक्षा पास कर चुके थे। घटना से गुस्साए परिजनों और छात्रों ने सड़क जाम कर मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासन ने आश्वासन देकर जाम खत्म कराया। पूरे इलाके में शोक की लहर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग पर टेंडर प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि दिसंबर 2024 से अब तक 11 टेंडर में सिर्फ 3 कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। ये कंपनियां एक ही पते पर पंजीकृत हैं और एक ही परिवार से जुड़ी हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि बाजार दर से अधिक भुगतान किया गया और GEM पोर्टल की नियमावली का उल्लंघन हुआ। उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री पर भी उंगली उठाई और FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर नई योजना महिया बलवान योजना की घोषणा करेंगे। इस योजना का मकसद महिया सम्मान योजना से जुड़ी 50 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लाभुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। सरकार चाहती है कि 2,500 रुपए की मासिक राशि केवल बैंक में ना पड़ी रहे, बल्कि महिलाएं इसका उपयोग व्यवसाय खड़ा करने में करें। योजना के लिए रूपरेखा तैयार है और जल्द कैबिनेट में पेश होगी। रांची पुंदाक OP क्षेत्र के सेल सिटी के पास किराना दुकानदार अरविंद कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। आरोप है कि रंगदारी मांगने वाले गोलू उपाध्याय उर्फ संजीव और उसके साथी ने चाकू मारकर अरविंद को घायल कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कर कहा कि पहले भी अरविंद पर हमला हो चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रांची के कटहल मोड़ के लाल टॉकीज रोड नंबर 2 में सोमवार शाम को एक घर में बाघ जैसे दिखने वाले जानवर के घुसने का वीडियो वायरल होने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक तलाशी अभियान चलाया। जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि वह जानवर बाघ नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली थी।
अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एक बार फिर विवादों में हैं। हजारीबाग बार एसोसिएशन के अधिवक्ता वासुदेव साव ने उन पर और उनके बेटे को धमकी देने का आरोप लगाया है। मामला कोर्ट परिसर का है, जहां योगेंद्र साव ने पुराने केस की फीस वापसी को लेकर विवाद खड़ा किया। वासुदेव साव ने कहा कि फीस लौटाने से इनकार करने पर योगेंद्र साव ने खुलेआम धमकी दी कि खैरियत नहीं होगी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से लिखित शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है और आशंका जताई है कि साव या उनके सहयोगी भविष्य में किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं।